हेलो हेलो। करते हैं और अल्लाह का बिस्मिल्लाह करने लगे हैं सर, तो क्या करेंगे सर? क्विकली रिवाइज करेंगे जो हमने किया हुआ है अब तक, और फिर आज की क्लास को इंशाल्लाह जो है आगे लेकर के जाएंगे। अब तक सर ईपीएस हमने शुरू कर दिया था, चैप्टर 1 है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पिछले अटेम्प्ट में ये नहीं आया, तो 4 अटेम्प्ट हो गई कि ये नहीं आया। हो सकता है 5वीं 6वीं में भी ना आए, या हो सकता है आ जाए 5वीं में और आपके अटेम्प्ट में भी आ जाए। और ये आएगा तो 15 17 18 नंबर तो जो है सर वो अपने साथ अब लेकर के आएगा। इसके ऊपर ड्यू हो चुके हैं और हो सकता है कि अभी 3-4 अटेम्प्ट ना दिया तो अगले अटेम्प्ट में जाए और जरूर आए। तो चले सर क्विकली रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद क्लास हो रही है, तो अब तक जो हमने पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे और सर फिर बढ़ जाएंगे आगे। सर अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि सर स्कोप, ईपीएस का स्कोप पढ़ा था कि सर किसके ऊपर अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि सर ईपीएस में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर सिंपल सी दुनिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2 शरारतें हैं, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड था वो माइनस करते हैं। हमने कहा जब प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल डिविडेंड का था उसमें हमने कहा था सर इररिडीमेबल डिविडेंड भी 2 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनका डिविडेंड आपने हमेशा माइनस करना है, और जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं उनका तब माइनस करेंगे जब सवाल में लिख रहा हो कि वो डिक्लेयर हुआ है, वरना नहीं करेंगे। सर फिर डिनोमिनेटर में हमने कहा 5 तरह की बेसिक शरारतें थी। उन 5 तरह की शरारतों में क्या था? हमने कहा 1 साल के दौरान शेयर इशू होते हैं, तो एक बंदा, एक शेयर होल्डर जिसका पैसा पूरा साल आपके पास हो, और एक शेयर होल्डर जो साल के दरमियान उसने पैसा दिया हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर हमने कहा था फ्री फोकट का इशू, जिसको बोनस इशू कहते हैं, पिछले साल की ईपीएस को क्या कर देता था? डिस्टॉर्ट कर देता था। तो हमने कहा उसका हम इंपैक्ट पिछले सालों से लेकर के जाते थे। और फिर हमने कहा राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में शेयर इशू हो रहे हैं, और हमने कहा सर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में शेयर इशू हो रहे थे, हमने कहा सर क्या होता था कि सर जो है जब इनको सस्ते में शेयर इशू होते थे तो हमने कहा आईएएस ने कहा इसके अंदर भी एक बोनस का फैक्टर है, उस बोनस के फैक्टर को निकालो, उसका इंपैक्ट भी पिछले सालों पर लेकर जाओ। सर फिर हमने पढ़ा कि जो है हमारे पास स्प्लिट फैक्टर भी था, कंसोलिडेशन फैक्टर भी था। स्प्लिट फैक्टर क्या होता है? 10 रुपए के एक शेयर को 5 वाले 2 शेयर्स में तोड़ दो, और कंसोलिडेशन 5 वाले 2 को मिला के 1 कर दो। 10 वाला इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल बोनस जैसी होती है कि हमेशा अज्यूम करो कि हमेशा से थे। सर फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा सर ईपीएस, बेसिक ईपीएस जरूरी है, सब कुछ है, हर कंपनी ये निकालती है, कोई मसला नहीं। सर इस आईएएस में जो शरारत शुरू होती है, जो इंटरवल के बाद की फिल्म है, वो है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है? वो आईएएस कहता है कि शेयर होल्डर्स को फ्यूचर की पिक्चर दिखा दो, शेयर होल्डर्स भैया को बता दो कि भाई हमारे पास कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर बन जाएंगे, मतलब शेयर होल्डर्स तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पार्टनर्स बन जाएंगे। तो भाई अगर आज वो तुम्हारे पार्टनर्स बन जाए तो तुम्हारी फ्यूचर की अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा, उनको आपको बताना होता है। उसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आती है सर ड्यू टू पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मैंने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। एक सर हमने कहा था प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। सर उसका हमने कहा था न्यूमरेटर का इंपैक्ट भी होगा, डिनोमिनेटर का इंपैक्ट भी होगा। सर न्यूमरेटर का इंपैक्ट क्या था जल्दी बताओ? हमने कहा न्यूमरेटर में जो उनका डिविडेंड था, हम जब बेसिक से डाइल्यूटेड पे जाते थे तो हमने कहा बेसिक में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते थे, लेकिन डाइल्यूटेड के केस में हम न्यूमरेटर का इंपैक्ट ये था कि हम माइनस नहीं करेंगे। सर डिनोमिनेटर का इंपैक्ट क्या था कि उनके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते थे? बढ़ जाते थे। हम अज्यूम करते थे कि प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट फ्यूचर में होना था, ऑर्डिनरी में अगर आज ही हो गए तो क्या होगा। सर फिर हमने पढ़ा था कन्वर्टेबल लोन। ये कन्वर्टेबल लोन क्या होता है? कंपनी ने बैंक से लोन लिया और बैंक को ऑफर दी कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर डेट पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं, या कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि हम जो है
चाहे तो इस लोन को सेटल करेंगे आपको कैश देकर, और चाहे तो इसके बजाय हम आपको कैश की जगह 5 साल बाद अपने शेयर इशू कर देंगे। सर ये भी आपको जो कन्वर्टेबल जो है लोन होता है, ये भी फ्यूचर में आपके ऑर्डिनरी शेयर्स बन सकता है। तो हमने कहा इसका भी इंपैक्ट आता है। और इसमें हमने पढ़ा था सर न्यूमरेटर के अंदर जो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, जो इसका सूदी एक्सपेंस होता है, वो आप अब तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने से पहले पहले क्या कर रहे होते थे, माइनस कर रहे होते थे। अब आपको उसको माइनस नहीं करना, बल्कि वो माइनस हुआ होगा उसको ऐड बैक कराना था। और हमने कहा था डिनोमिनेटर का इंपैक्ट ये होता था कि आप क्या करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते थे। कन्वर्टेबल लोन। सर तीसरी चीज हमने अभी पढ़ी नहीं थी, मैंने आपको एक हिंट दी थी, ऑप्शंस एंड वारंट्स वगैरह। ऑप्शंस क्या होते थे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में? ऑप्शंस होते थे सर कि जिसमें हम कहते थे कि आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन किस चीज का है? आपके पास एक ऑप्शन इस चीज का है कि आप लोग क्या करें सर, आप लोग जो है एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देते थे कि भाई आप चाहो तो फ्यूचर में हमसे शेयर्स जो है एक जो है पर्टिकुलर प्राइस पे, जो कि यूजुअली मार्केट से कम होती थी, खरीद लो। तो उसमें भी अज्यूम करेंगे कि अगर आज वो शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो क्या हो। सर अब तक हमने ये पढ़ा था, आज थोड़ी सी बात और करेंगे कन्वर्टेबल लोन पे, फिर उसके कुछ सवालात करेंगे और चलाएंगे सर डिफरेंट चीजों पे। देखिए मेरा बच्चा, अब हम 2 से 3 क्लासेस की दूरी पर हैं पास्ट पेपर्स की तरफ, और पास्ट पेपर्स करके इंशाल्लाह ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके एक एक कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह ऐसे बनाना है कि आप पास्ट पेपर्स पर आए तो आप एग्जामिनर को कहें कि भैया बहुत हल्का सवाल दिया है आपने। तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट ऐसे बनेंगे। तो सर हम आते हैं, हम किस पे आते हैं, हम आ रहे हैं कन्वर्टेबल लोन के ऊपर। और कन्वर्टेबल लोन के ऊपर मैंने कुछ आपको लिखवाया था, यस सर लिखवाया था। हमने कहा था इसका होता है न्यूमरेटर इंपैक्ट, और क्या लिखवाया था, डिनोमिनेटर इंपैक्ट। डिनोमिनेटर इंपैक्ट। सर न्यूमरेटर इंपैक्ट क्या लिखा था हमने कि जो है ये कन्वर्टेबल लोन का इंपैक्ट जो डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने इसके ऊपर कुछ लिखा था। इसके ऊपर आपने लिखा होगा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस नेट ऑफ टैक्स बेनिफिट इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और डिनोमिनेटर इंपैक्ट में आपने लिखा होगा एड नंबर ऑफ शेयर्स इन वेटेड एवरेज शेयर्स। ये हमने लिखा था सर, और हमने इसके कुछ सवालात भी देख लिए थे। हमने ये भी पढ़ा था कि सर ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो सूद होता है, ये सूद क्या होता है सर। हमने ये भी पढ़ा था सर, ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट एक्चुअली क्या होता है सर, ये इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली टैक्स अलाउएबल एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सर आज मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। सर हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा IFRS 9। सर वो जो IFRS 9 है ना, उसके अंदर कन्वर्टेबल लोन का जिक्र बड़ी गहराई में है। लेकिन आप याद रखें, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा सर। कन्वर्टेबल लोन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो विकेट के दोनों तरफ खेलता है। क्या मतलब सर इसके अंदर लाइबिलिटी कंपोनेंट भी होता है और इक्विटी कंपोनेंट भी होता है। सर क्या मतलब, अब सुनिएगा सर। इसके अंदर जो लाइबिलिटी कंपोनेंट होता है, इसके अंदर जो लाइबिलिटी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है भाई, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है। ये यूजुअली बैंक के पास ऑप्शन होता है। आपने बैंक से आज लोन ले लिया 5 करोड़ का, आपने बैंक को कहा कि बैंक ये लोन जो है 5 साल बाद हम आपको रीपे करेंगे, और आपके पास ऑप्शन होगा 5 साल बाद आप चाहें तो हमसे कैश ले लें, चाहे तो हमसे शेयर ले लें। अब अगर बैंक कैश लेता है तो ये लोन लाइबिलिटी, बैंक शेयर लेता है तो ये लोन क्या हो जाएगा, इक्विटी की इसकी नेचर हो जाएगी। तो आईएएस कहता है यार ये कन्वर्टेबल लोन होता है ना, इसका एक एलिमेंट निकलता है लाइबिलिटी की तरफ और एक एलिमेंट निकलता है इक्विटी की तरफ। एक एलिमेंट निकलता है लाइबिलिटी की तरफ, एक एलिमेंट निकलता है
इक्विटी की तरफ। सर क्या ये लायबिलिटी और इक्विटी का जो एलिमेंट है ये हमें कंप्यूट करना होगा? यस सर, कंप्यूट करना होगा, लेकिन ये आईएफआरएस 9 में और आईएस 32 के जब पढ़ेंगे उस टाइम पे सीखेंगे। ये अभी हमने कहा कंप्यूटेशन नहीं सीखेंगे। अभी हमारे जो चीज इंपॉर्टेंट है सर, हमने जो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ स्टेरिक डाल के लिख लें। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय अफेक्टिव रेट, लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय अफेक्टिव रेट। सर ऐसा हो सकता है वो आपको कहे टोटल लोन तो 8 मिलियन का था, टोटल लोन 8 का था, उसमें से 7 मिलियन लायबिलिटी कंपोनेंट था और 1 मिलियन अफेक्टिव रेट था। तो जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेट पर जाएंगे इक्विटी का, तो आपने कहा आप 7 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस कंप्यूट करेंगे अफेक्टिव रेट के हिसाब से। ये मेरा बच्चा कॉपी करें, फिर इसका सवाल करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने वैसे पहले लिखा हुआ है, बस ये वाली चीज इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ स्टेरिक डाल के लिख दें लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय अफेक्टिव रेट। सर ये चार्ट्स सारे के सारे मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। कर लिया ये कॉपी, बढ़ जाए आगे। चलें जी, अगर आपने कॉपी कर लिया तो सर अब हम आएंगे फिर से अपने सवालात की तरफ। हम अपने सवालात की तरफ आएंगे। 1 मिनट मुझे दे मेरा बच्चा, मैं 1 मिनट सवाल खोल लूं। भाई ये लैपटॉप क्यों बार बार चेंज कर देते हो? एक ही लैपटॉप रखा करो ना जिसमें हमारा हैंड आउट है। एक मिनट रुकना मेरा बच्चा, मैं आप लोगों के साथ हैंड आउट शेयर कर, मतलब आप लोगों के पास तो वैसे ही ईपीएस हैंड आउट, तो इन्होंने लैपटॉप चेंज कर दिया है तो इसके अंदर ये हैंड आउट नहीं है। मैं इस पे ईमेल कर दूं ताकि जो है हमारे पास हैंड आउट आ जाए। एक मिनट मेरा बच्चा। तेरे पास है हैंड आउट? चले सर, हैंड आउट में शो कर रहा हूं।
सर मीटिंग कोड है 845608023259, मीटिंग आईडी और 233338 हमने कहा सर पास कोड 233338 इज पास कोड। चले सर, अब हम आ रहे हैं और सवाल की तरफ जा रहे हैं। सर सवाल आप सबके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32 हैंड आउट का। क्वेश्चन नंबर 32 हैंड आउट का सवाल साथ पढ़ेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 32 डाइल्यूटेड ईपीएस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब कोई भी कन्वर्टेबल लोन होगा तो क्या करेंगे। On 1 January 2005, entity had and issued 4 million ordinary shares of rupees 10 nominal value each, or rupees 8 million of 8% convertible loan stock. These were issued on 1 January 2005 and are convertible at any time from 1 January 2008. Conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 2 nominal value of loan stock. कन्वर्ट जब करेंगे तो हमने कहा 1 जनवरी 2005 को इशू हुए थे, और जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने कहा क्या ट्रीटमेंट है भैया कि हर 2 रुपए के लोन स्टॉक के ऊपर एक नया शेयर आ जाएगा। स्प्लिट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर कन्वर्टेबल लोन बेसिकली कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका एक लायबिलिटी कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी। एज पर IAS 32 रिजल्टेड इन अ लायबिलिटी एलिमेंट फॉर लोन स्टॉक ऑफ 7 मिलियन, जो भी हमने डिस्कस किया। सर हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो लायबिलिटी के हिसाब से निकालेंगे जो कि 7 मिलियन था, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। फिर क्या कह रहा है सर ये आदमी, फिर ये आदमी हमसे कह रहा है लोन स्टॉक का मतलब ये है कि सर लायबिलिटी एलिमेंट, सही है, लायबिलिटी एलिमेंट फॉर लोन स्टॉक ऑफ ₹7 मिलियन। ये इंशाल्लाह IFRS 9 में समझ आएगा। मतलब टोटल 8 बिलियन का था, ये एंड में लायबिलिटी बन भी सकता है, मतलब हम इसको रीपे कर सकते हैं लायबिलिटी की तरह, या इसको इक्विटी की तरह हम शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो IAS 32 कहता है जब ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो इसका एक लायबिलिटी कंपोनेंट निकालो, एक इक्विटी, तो लायबिलिटी कंपोनेंट जो होगा उसके ऊपर इफेक्टिव रेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो भी हमने देखा। तो यही कह रहा है कि सर आफ्टर चार्जिंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, entity reported profit attributable to ordinary equity holders of ₹15 million and its year ended 31 for its year ended 31 दिसंबर 2005। चलिए सवाल में चाहूंगा एक दफा आप खुद से पढ़ें, फिर हम आएंगे सवाल को सॉल्व करने की तरफ। खुद से पढ़ें और याद रखें सर पासिंग मार्क्स अप्रोच, इजी थिंग्स फर्स्ट। सर इस सवाल की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है इस सवाल की? रिक्वायरमेंट आ रही है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। हमने कहा सर बेसिक ईपीएस में तो जिंदगी गुलजार है ना सर। हम आए और हमने कहा बेसिक ईपीएस के ऊपर जब हम आए तो हमने कहा सर जिंदगी गुलजार है, दो ही तो चीजें चाहिए, वो क्या है? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसमें हम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को कंसिडर, सिर्फ हम किसको कंसिडर करते हैं सर? नॉर्मल प्रॉफिट और जो है प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर, तो हमने कहा सर ये तो कन्वर्टेबल शेयर्स है, इनके ऊपर इंटरेस्ट होता है, इसकी कोई इंपैक्ट नहीं है बेसिक के ऊपर। तो प्रॉफिट कितना था भाई जल्दी बताओ, सवाल के लिहाज से प्रॉफिट कितना था? 15 मिलियन। और हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे सवाल के लिहाज से? वेटेड एवरेज शेयर्स 24 मिलियन। तो हमने कहा 15 डिवाइडेड बाय 24, ईपीएस कितनी आ गई? 15 डिवाइडेड बाय 24, ईपीएस कितनी आई? 0.625।
सर इजी थिंग्स फर्स्ट, ये आ गई हमारे पास क्या, बेसिक ईपीएस। सबकी तवज्जो बोर्ड पे चाहूंगा, सबकी तवज्जो, कॉपी नहीं करना। अब आएंगे सर हम किसके ऊपर, डाइल्यूटेड ईपीएस। सर डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस का तुम्हें वो याद है, पिछली क्लास में सर हमने 2 सवाल किए थे। डाइल्यूटेड ईपीएस लाजमी है कि बेसिक से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। अगर कम नहीं आ रही तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटी डाइल्यूटिव। क्या कहते हैं, एंटी डाइल्यूटिव। हमने कहा इसमें लेते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और एडजस्टेड वेटेड एवरेज शेयर्स। अब सर जैसे ही सवाल में तुम देखो ना कन्वर्टेबल लोन की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में 2 चीजें हैं। कन्वर्टेबल लोन का मतलब यह है कि सर जो पिछले क्लास में हमने एग्जांपल्स की थी, आपने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है। जब ये लोन कन्वर्ट, हम अज्यूम डाइल्यूटेड में क्या कर रहे हैं कि ये लोन साल के शुरू में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, सही है। अब आपने इसकी बजाय शेयर इशू कर दिए, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं अगर साल के शुरू में कन्वर्ट होगा तो आपने कन्वर्टेबल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया होगा, जिसको आपने बेसिक की कैलकुलेशन में माइनस किया होगा, उसको अब आप माइनस नहीं कर रहे, ठीक है जी। और उसके बदले में जो शेयर ऐड हो गए उनको आपने ऐड कर देना है। तो आए सर हम वर्किंग 1 कर रहे हैं, वर्किंग 1 में हम क्या कर रहे हैं, सबकी तवज्जो बोर्ड पे। हमने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था सवाल के लिहाज से, 15 मिलियन, ऐसा ही है सर। अगर कन्वर्टेबल लोन साल के शुरू से कन्वर्ट हो जाता तो हमने कहा इंटरेस्ट हमारा साल का बच जाता, इंटरेस्ट बचता तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस सेव की अगर हम बात करें तो सर लायबिलिटी कंपोनेंट कितना था सवाल के लिहाज से, जल्दी बताओ लायबिलिटी कंपोनेंट कितना था, 7, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। लायबिलिटी कंपोनेंट 7 था, इफेक्टिव रेट कितना था 10%, जो भी मैंने बताया। और सर क्या इसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे, यस सर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में याद है देखा था, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका कम होता है तो आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएगा। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस में 7 का 10% लूं 0.7, और इतने से अगर मैं अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस कम कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा तो उसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट की सेविंग लेते हैं वो हम नेट ऑफ टैक्स लेते हैं। नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है, वो हम 1 माइनस टैक्स रेट लेते हैं। तो टैक्स रेट था 20%, कितना 20% है ना टैक्स रेट, तो हम लेंगे 80%। कितना हो गया ये भाई, 0.56 सर, 0.56। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया, 15.56। और हमने कहा एडजस्टेड वेटेड एवरेज शेयर्स, वर्किंग 2 पे हम आए, वर्किंग 2 पे आए और हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स अभी कितने हैं भैया, 24 मिलियन। और हमने कहा अगर कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड, अगर ये लोन कन्वर्ट होता है तो हमने कहा लोन कन्वर्जन के ऊपर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। इसने कहा हर 2 रुपए के लोन के ऊपर आपको कितने शेयर इशू करने हैं, 1 शेयर इशू करना है। तो भैया लोन कितने का है, 8 मिलियन का। सर लोन हम कितना लेंगे, अब लोन में 7 मिलियन नहीं लेंगे, लोन जो टोटल था उसका अमाउंट लेंगे। 7 मिलियन लायबिलिटी कंपोनेंट था, उसकी वर्किंग के लिए हमने लिया। भैया लोन कितना है, 8 मिलियन का लोन है, तो हमने कहा 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 है ना, हर 2 रुपए के लोन के ऊपर 1 शेयर इशू करेंगे, तो टोटल हम 4 मिलियन शेयर इशू करेंगे। तो टोटल हो गए शेयर्स कितने, 28 मिलियन। तो भाई ईपीएस कितनी आ गई, डाइल्यूटेड ईपीएस 0.56
सर डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम होनी चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट प्रिवेल कि शेयर होल्डर को अच्छी पिक्चर नहीं दिखानी, बुरी दिखानी है। क्या हम यहां तक क्लियर है? तो लिखेंगे सीसी और कॉपी करेंगे भैया। चले शाफात सर, लायबिलिटी और इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा आईएफआरएस 9 में। अभी आपको उसको इतनी गहराई में कुछ समझना नहीं है, वो आईएफआरएस 9 में ही क्लियर होगा। बट ईपीएस के सवाल में से उसका इतना इंपैक्ट होता है। इस तरह का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है जो एंड में लायबिलिटी की सूरत में भी सेटल हो सकता है। मतलब अगर मैं किसी से लोन लूंगा तो मैं उसको कैश पे के सेटल करूंगा, या मैं उसको इक्विटी की सूरत में भी सेटल कर सकता हूं कि मैं उसको अपने शेयर्स भी इशू कर दूं जब लोन मैच्योर होने वाला हो, ड्यू होने वाला हो। तो सर उस केस में आईएएस ने कहा कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, एक इक्विटी कंपोनेंट होगा। जो लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, आपको अपनी ईपीएस की वर्किंग में उस लायबिलिटी कंपोनेंट के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा, क्योंकि कंपनी भी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करती है वो लायबिलिटी कंपोनेंट के हिसाब से रखती है। जैसे इस सवाल में 8 मिलियन का अगर लोन था, उसका हमने कहा 7 मिलियन लायबिलिटी कंपोनेंट उसने निकाल कर दे दिया, तो 1 मिलियन इक्विटी है। तो लायबिलिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 10%, ये हमने कहा कंपनी ने अपनी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। फिर हमने उसको नेट ऑफ टैक्स लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर आपका कम होगा तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए सर हमने ये किया। सर बाकी लायबिलिटी कंपोनेंट निकलता कैसे, क्या होता है, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह आईएफआरएस 9 में। और यकीन माने ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आसान चीज है, यकीन करें। सर ये कॉपी करें। फिर इसका लर्निंग आउटकम भी लिखेंगे। सर वर्किंग टू सिंपल है। ऑर्डिनरी शेयर्स 24 थे, हम अज्यूम कर रहे हैं कन्वर्टेबल के केस में, कन्वर्टेबल के केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं, सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें सर? ऑर्डिनरी शेयर में। हम अज्यूम कर रहे हैं साल के शुरू से। तो इसने कहा हुआ है कि 8 मिलियन का लोन अमाउंट था और हर 2 रुपए के लोन के बदले में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 शेयर अपना शुरू करेंगे। तो हमने अज्यूम किया 1 जनवरी को अगर सारे जो है शेयर्स कन्वर्ट, लोन कन्वर्ट हो जाए, सारे का सारा लोन जो है कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में, तो 8 मिलियन शेयर्स थे, डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें 4 मिलियन शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो 24 ऑलरेडी कंपनी के पास इशू है, 4 मिलियन और हुए, ये हो गए 28 मिलियन। चले सर बड़े आगे, कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी तो भाई लिखो यस, ताकि सर इसकी मजीद शरारतों की तरफ जाए। नो, अच्छा नो लिख रहे हैं सर, कर रहे हैं। चले सर, तो अब इसका लर्निंग आउटकम लिखें। इसका लर्निंग आउटकम लिखें, कंसिडर लायबिलिटी कंपोनेंट, कंसिडर लायबिलिटी कंपोनेंट only for, consider liability component only for interest expense, only for interest expense in diluted EPS calculation, in diluted EPS calculation, comma, for adjusted weighted average shares, for adjusted weighted average shares, total loan amount will be considered. For adjusted weighted average shares, total loan amount will be considered.
अमार उसने लाइब्रेरी कंपोनेंट की बेस पे हमने कहा अकाउंटिंग करते हैं, इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं, लेकिन जब हम वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम वही हमने भी लिखा है टोटल लोन अमाउंट को देखेंगे कि 8 मिलियन का पूरा। देखो जब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको दिमाग में यूं रखो, अभी आईएफआरएस 9 अभी हमने नहीं पढ़ा, उसमें एक लाइबिलिटी कंपोनेंट होता है, इक्विटी। लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करने जाती है लाइबिलिटी कंपोनेंट की बेस पे, लेकिन बैलेंस शीट में लोन 8 मिलियन का शो करेगी। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिलियन को कंसीडर करेंगे कि 8 मिलियन के बदले में शेयर इशू हुए हैं, जबकि हमने कहा सर नॉर्मल लायबिलिटी कंपोनेंट जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो 7 मिलियन पे निकालेंगे। ठीक है सर, लोन 8 मिलियन का ये। जी सर, अजान ब्रेक है, अजान पे बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन हम एक चीज तो लिख सकते हैं, वो चीज क्या है, मेरे साथ कॉपी करें। when more than one conversion option in question, choose the one most diluted, that is one in which EPS will fall more. कॉपी करें, फिर रमजान के ब्रेक के बाद इसको समझते हैं। चलिए सर, एक प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं। सर प्रैक्टिकल केस में जो उधार देता है ना, वो बदमाश होता है। भाई जिसने अगर आपको उधार दिया हुआ है तो आइडियल केसेस में वो बदमाश होता है, मतलब उसको उधार की रिकवरी भी आनी चाहिए, नहीं तो वो बदमाश बन जाता है। लेकिन सर कुछ केसेस में बड़ा अजीब सा होता है, आपने किसी को उधार दिया और आप ही क्या होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, आपको उससे उधार मांगते हुए शर्म आती है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, यकीनन होंगे, कि आपने अगर किसी को कोई चीज उधार दे दी, अब आपको उससे अपनी चीज मांगते हुए शर्म आ रही है और आपको बुरा भी लगता है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो कुछ चीजें होती हैं हमारी सोसाइटी में, एथिक्स की कमी है। मैंने एक आदमी को उधार दिया, सपोज करें मैंने उसको उधार दिया केवल 1.5 लाख रुपए, किसी जरूरत के तहत उसको जरूरत थी। उसूलन उस आदमी के पास जैसे ही पैसे आते, उसको वो पैसे मुझे लौटा देने चाहिए थे भाई, या जिससे भी उधार लिया है। उस आदमी के पास पैसे आए और जवान ने नई करोला खरीद ली। अब आप सोचें, जिसने उसको उधार दिया उसकी क्या पोजीशन होगी कि भाई तेरे पास पैसे आए तो तूने उधार चुका था, तूने नई करोला खरीद ली, अब आपको उससे कहते हुए भी शर्म है कि भाई ये तूने क्या किया। तो सर वैसे होता ही ये आपस के रिलेशंस के अंदर, लेकिन सर बैंक तो बैंक है, बैंक तो बैंक है। बैंक कहता है तुम्हें उधार दे रहे हैं, आपने कहा हाँ जी आप हमें उधार दे रहे हैं। बैंक ने कहा देखो बेटा उधार दे रहे हैं ना तो चलेगी भी हमारी, सही है। बैंक कहता है हम चाहते हैं तुम जिंदगी में हमारे पास ऑप्शन दो। क्या मतलब? बैंक ने कहा देखो यार हमने तुम्हें एक लोन दिया है, अब 5 साल के बाद 5 साल के बाद तुम हमें ऑप्शन दो कि हम चाहे तो इसके बदले तुमसे कैश लें, चाहे तो तुम्हारे शेयर्स लें। आपने कहा ये ऑप्शन तो मैं आपको दे दिया, प्लस हमसे इसमें एक और तड़का लगाओ। क्या? तो इसमें तड़का ये लगाओ कि ये जो शेयर्स वाला ऑप्शन है ना, इसको 5 साल के बाद जरूरी नहीं करो, इसको जरूरी करो कि 4 साल बाद भी अगर हम चाहें तो ये हम पे छोड़ दो। हम अगर शेयर्स तुमसे लेना चाहें तो हम चाहें तो 4 साल के बाद भी शेयर्स ले सकते हैं, चाहे तो 5 साल के बाद भी ले सकते हैं। और 5 साल के बाद अगर हम शेयर्स नहीं लेंगे तो हमें कैश तो तुम्हें देना ही देना है।
तो आप समझो बैंक बदमाशी करता है। बैंक क्या कहता है कि भाई, बैंक कहता है कि भाई अगर हम तुम्हें उधार दे रहे हैं तो तुम हमें ऑप्शन दोगे, या तो हम चाहें तो कैश लें, चाहे तो शेयर्स लें। और शेयर्स में भी ऑप्शन दो कि चाहे तो शेयर्स 5 साल में ले लें, चाहे तो 4 साल में ले लें। अब सर ये वाला जब मसला आया तो IFRS 9 तो अपनी चीजें देखता है, EPS ने कहा हम क्या करें, तो IAS 33 ने कहा मैं बताता हूं क्या करो। IAS 33 ने कहा when more than one conversion option in question, जब एक से ज्यादा क्वेश्चन सवाल के अंदर कन्वर्जन ऑप्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने कहा 4 साल बाद अगर हम लोन को, अपने जो लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो तुम हमें 10,000 के लोन के ऊपर 500 शेयर इशू करोगे, सही है सर? अगर 4 साल के बाद, और अगर 5 साल के बाद करेंगे तो तुम हमें 10,000 के लोन के ऊपर 400 शेयर इशू करना। अब सर ये बैंक के पास हो गया ऑप्शन कि बैंक चाहे तो 4 साल बाद कन्वर्ट करे, बैंक चाहे तो 5 साल बाद कन्वर्ट करे। अब ये ऑप्शन लाइज विद द बैंक। आपके लिए समस्या क्या है? आपके लिए मसला ये है कि भाई आपको तो अकाउंटिंग आज करनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस की बेस पे आपने कंप्यूट करना है कि भाई कन्वर्जन की वजह से ईपीएस के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा आज। अब आप क्या अज्यूम करें कि बैंक 4 साल बाद कन्वर्ट करेगा या बैंक 5 साल बाद कन्वर्ट करेगा? तो इस पे आईएएस ने बोला कि चूज द वन मोस्ट डाइल्यूटिव वन इन विच ईपीएस फॉल्स मोर। एक वो ऑप्शन चूज करो कि जो है जिसमें ईपीएस ज्यादा गिरे। सर क्या मतलब? सवाल करेंगे तो मतलब समझ में आएगा। आए सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमने कहा सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, डाइल्यूटेड ईपीएस, न्यू इशू ऑफ कन्वर्टेबल्स इन द ईयर। साल के दौरान हमने कुछ कन्वर्टेबल जो है लोन लिया है, उसके ऊपर हमने कहा कि भाई क्या है, आए पढ़ते हैं। कंपनी हैज 10 million, क्वेश्चन नंबर 33 है सर। कंपनी हैज 10 million ordinary shares in issue. There has been no new issue of shares for several years. कहीं सालों तक मामलात बंजर थे। क्या मतलब? कोई नए शेयर नहीं आए थे। However, company issued rupees 2 million of convertible 6% bonds on 1 April year 5. 1 अप्रैल ईयर 5 के अंदर कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, ठीक है। उसमें ऑप्शन क्या क्या है? क्या कहते हैं सर? These are convertible into ordinary shares at the following rates. इन रेट्स पर ये कन्वर्टेबल हैं। अगर तो 31 मार्च ईयर 10 को कन्वर्ट करोगे तो 25 शेयर देने पड़ेंगे हर 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर, और अगर तो 31 मार्च ईयर 11 को करोगे तो 20 शेयर देने पड़ेंगे हर 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर, ठीक है सर। फिर आगे बढ़े। टैक्स रेट कितना था कंपनी का? 30%। फाइनेंशियल ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 5 टोटल अर्निंग कितनी थी? 40870000। सर सवाल को एक दफा फिर से पढ़ें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। आपने फिर कॉपी नहीं करना होगा, सवाल को एक दफा बस फिर से पढ़ दें भैया। चले सर, उम्मीद करता हूं कि सवाल को आपने एक दफा फिर से पढ़ लिया होगा। देखिए सर, हमेशा मैं इंशाल्लाह आपको सिर्फ ये नहीं सिखाऊंगा, मैंने कैफ में कभी भी फेल नहीं हुआ। सीए फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह कुल मिला के 5 मरतबा फेल हुआ। एक दफा कंपनी लॉ में, अगली अटेम्प्ट में निकल गया, एक दफा बीएफडी में, अगली अटेम्प्ट में निकल गया, और जो फाइनल का ऑडिट था ना उसमें 3 दफा फेल हुआ, और फिर वो कब निकला है? चौथी अटेम्प्ट में। तो सर कुल मिला के मैंने पूरे सीए में आप ये समझे 5 मरतबा इजाफी मरतबा पेपर दिए। फाइनल का कंपनी लो एक दफा, बीएफडी एक दफा, और 3 दफा ऑडिट। ये 5 मेरी अनसक्सेसफुल सपोज करें पेपर्स गए। तो हमने सर एक गलती से, मतलब ना खास तौर पे बीएफडी में फेल होने के बाद मैं गलती से सीखा,
सर सवाल को ना पहले दिमाग में समराइज करो, दिमाग में समराइज करो क्या वो चाहता क्या है, और फिर दूसरे नंबर पे पूछो पासिंग मार्क्स कैसे निकाल के भाग जाऊं। भाई वो चाहता है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, और सवाल में वो कह क्या रहा है, सवाल में वो कह रहा है कि भाई दो ऑप्शन है, चौथे साल पे अगर मतलब ईयर 10 में, ईयर 5 में इशू कर रहा है, ईयर 10 में मतलब 5 साल के बाद जो है अगर तुम कन्वर्ट करते हो तो 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर 25 शेयर देने हैं, और अगर तुम जो है 6 साल में करते हो तो 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर कितने पैसे देने हैं, 20 रुपए। अब सुनना, सवाल को करेंगे बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, आराम से, आहिस्ते आहिस्ते। पहले आपने कहा सर जब भी सवाल आए ना तुम्हें पास कराएगी बेसिक ईपीएस, जैसे था ना कंसोलिडेशन में सोना पास कराएगी, लीज स्केड्यूल पास कराएगा, यहाँ पे सवाल मिक्स आएगा, बेसिक डाइल्यूटेड दोनों पूछेगा, पास करा देगी बेसिक ईपीएस। तो सबसे पहले तो आपने बेसिक ईपीएस निकाल लेनी है। उसने आपको अर्निंग्स बता दी है कितनी है भाई, फाइनेंशियल ईयर 5 की 4087000, और फिर उसने क्या कहा है भाई, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए। सबकी तवज्जो इधर, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था, 4087000, नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स थे बेसिक के लिए 10 मिलियन। तो जल्दी बता दो भाई 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 40.87, तो कितनी आ गई, 4.87 की आ गई बेसिक ईपीएस। अब सर यहां तक तो जिंदगी क्या है, गुलजार है, ऐसा ही है सर, यहां तक जिंदगी क्या है, गुलजार है। 4.087 जी, 4.087। अब सर ईपीएस बेसिक आ गई। अब अगली चीज जो है ना, मैं तुम्हें ये चीज समझाने वाला हूं। सर यहां पर दो ऑप्शन है, 4 साल में कन्वर्ट करो या 5 साल में कन्वर्ट करो। तो आईएएस ने कहा कि सर ये दोनों ऑप्शंस में कोई मसला नहीं, आपको वो ऑप्शन कंसीडर करना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिहाज से जिससे ईपीएस सबसे ज्यादा गिरे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सवाल को देखकर, अभी सिर्फ अपना एक कॉमन सेंस लगाकर बताएं कौन से ऑप्शन में ईपीएस सबसे ज्यादा गिरेगी, 10वें साल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो, या 11वें साल में, एक तुक्का लगाएं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। उम्मीद करता हूं वो कॉमन होगा। सवाल को देखकर बताओ, अभी तुम्हें पता चल जाना चाहिए। सर 10वें साल में, क्यों मेरा चंदा, अभी तुझे समझाता हूं, अभी समझाता हूं। सर सुनना, सर प्रॉफिट तुम जब भी कन्वर्ट करो 1 साल के प्रॉफिट के ऊपर तो सेम इंपैक्ट आएगा। क्या मतलब सर, सुनना, सर बॉन्ड था कितने का, जल्दी बताओ कितने का था, 2 मिलियन का, रेट कितना था, 6%। सर क्या पूरे साल बॉन्ड इशू किए थे, 31 दिसंबर ईयर एंड? नहीं सर, कब हमने किया था, इस साल के ऊपर से मैं अज्यूम करूं कि अप्रैल से ये बॉन्ड इशू हुआ था, और इसी दिन ये बॉन्ड अगर कन्वर्ट भी हो जाता तो हमने कहा 9 महीने का इसका इंटरेस्ट कितना बनता, 2 मिलियन इंटू 6% इंटू 9/12 कितना हो गया, कितना हुआ भाई, 9 मिलियन नहीं हो सकता भाई, तो कुछ गुमराह हो गया, 0.09। अब सुनना सर, हमने कहा 0.09 मतलब 90,000, ऐसा ही है सर। सर इंटरेस्ट का इंपैक्ट, इसमें टैक्स है क्या, टैक्स कितना परसेंट है भाई, सर टैक्स है 30%, तो आपने कहा इसका इंपैक्ट 30%, ये कितना हो गया, 70,000, 13 या 17 लेंगे। अगर सर हम नेट ऑफ टैक्स लेते हैं कितना हो गया, 70%, 63,000 आपका इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स बचता अगर ये इस दिन कन्वर्ट होता। अब सुनना, जो मैंने तुम लोगों ने सवाल पूछा ना, 10वें पे जाऊं या 11वें पे जाऊं, तो तुम्हारा दिमाग यूं चले कि सर प्रॉफिट पे सेविंग मतलब इंटरेस्ट की सेविंग दोनों केसेस में सेम है, 63,000 ही, चाहे आप 10वें पे कन्वर्ट करें चाहे आप 11वें पे कन्वर्जन ऑप्शन लें,
दोनों केसेस में इंटरेस्ट सेम हो रहा है, कितना 63,000। सर अब आपको देखना है न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर में ज्यादा इजाफा किसमें हो रहा है। अगर आप 100 के बदले में 25 शेयर मिलेंगे तो डिनोमिनेटर में ज्यादा इजाफा होगा, या 100 के बदले में 20 मिलेंगे तो फायदा होगा, ज्यादा इजाफा होगा। सर 25 पे होगा ना। तब आपने कहा टोटल लोन था 2 मिलियन का, सुनिएगा 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, कितने नए शेयर आए? 2 मिलियन डिवाइड बाय 100 इंटू 25, 5 लाख। आपने कहा सर इस केस में 5 लाख का इंपैक्ट आ रहा है, और अगर आप 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इनटू 20 करेंगे तो ये इंपैक्ट आएगा 4 लाख का। तो सर अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसमें ज्यादा बढ़ रहा होगा उसके केस में आपने कहा कि सर वो ज्यादा डाइल्यूटिव होंगे। डाइल्यूटिव मतलब क्या है कि उसकी वजह से ईपीएस में ज्यादा कमी होगी। तो हमने कहा सर अब सुनिएगा, हम जाएंगे ईयर 10 की कन्वर्जन पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सर ईयर 10 में डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है। जब डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा और न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा तो ईपीएस गिरेगी। तो सर जरा बताएं 40870 प्लस 63,000 कितना हुआ? कितना हुआ? जल्दी जल्दी कर, बढ़ाओ है ना हीरो, जल्दी कर। 103,870। अबे जल्दी कर यार, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है। 49,33,000। सर सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेपर्स में भी टेस्ट होती है। 63 अगर आपने साल के शुरू से इनको अज्यूम किया कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए तो भैया ये इशू ही 1 नवंबर को 1 अप्रैल को हुए थे, 9 महीने का इंटरेस्ट बचेगा 63,000। अब आपने कहा ये वाला केस है 25 मिलेंगे 10वें साल पे अगर कन्वर्ट करूंगा और 11वें पे करूंगा तो कितने मिलेंगे? 100 रुपए के ऊपर 20। तो आप गए 10वें साल वाले के ऊपर। अब सबने बोर्ड पे देखना है, इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं वर्किंग 2 की खातिर, वर्किंग 2 की खातिर इसको मिटा रहा हूं। हमने कहा वर्किंग 2 में हम क्या करते हैं सर? हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास कितने थे? 10 मिलियन। अगर ये लोन कन्वर्ट होता, अगर ये लोन कन्वर्ट होता तो आपने कहा कि सर शेयर्स कितने निकलते? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, कितने हो गए सर? 5 लाख, मानते हो? 0.5 मिलियन। अब मुझे बताओ सर, ये 0.5 मिलियन पूरे 5 लाख यहाँ पे ऐड करूंगा या इसको भी 9/12 करूंगा? 5 लाख पूरे ऐड करूंगा या इसको भी 9/12? जल्दी बताओ सर, दिमाग चलते रहना चाहिए, कॉमन सेंस के सवाल आते हैं। सब बताएं, सब ट्राई करें सर, लिखने की आदत डालें। सर इसको भी 9/12 करेंगे। क्यों सर? जरूरी है सर। तुम लोगों ने वही काम कर दिया। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जो कि एक शख्स है, उनका नाम नहीं दूंगा, केपीएमजी के पार्टनर है, मेरे बहुत अच्छे सीनियर के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक हरकत की थी, वो तो मैं बताऊंगा क्या हरकत की थी, लेकिन अभी ये सुन लो बस। सर इसको भी 9/12 करेंगे। क्यों 9/12 करेंगे? इसलिए 9/12 करेंगे क्योंकि सर ये शेयर जनवरी में मेरे पास थे ही नहीं, शेयर आए अप्रैल में। तो भाई अगर अप्रैल में आए तो मैं जो ये अज्यूम कर रहा हूं ना कि ये शेयर शुरू से कन्वर्ट हो गए, तो शुरू का मतलब है जिस दिन ये इशू हुए। अगर साल के दौरान इशू नहीं हुए तो साल के शुरू से कन्वर्ट हुए, वरना ये शेयर्स क्योंकि जिस दिन इशू हुए उस दिन अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कन्वर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये इशू अप्रैल में हुए। तो अगर ये अप्रैल से ही कन्वर्ट हो गए होते तो वर्किंग अगर मैं इनकी बेसिक ईपीएस की भी करता तो उसमें भी इनको 9/12 करता, क्योंकि ये पूरे साल के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो ये कितना हो गया? 375,000। 5 लाख इंटू 9/12 कितना हो गया? 375। तो 103,750,000 ये आ गया मेरे पास वेटेड एवरेज शेयर्स के फिगर 40933,000 और ये हो गया 103,750,000। ईपीएस कितनी हो गई जल्दी बता दो, डायल्यूटेड कितनी हो गई?
कैलकुलेटर यूज करना चंदा, ये पढ़ा हुआ है आगे दे रहे 3.94 3.94। सर एक दफा पूरा सवाल जल्दी से रिकैप करता हूँ, नमाज का भी टाइम हो रहा है, जल्दी से एक दफा पूरा सवाल रिकैप करता हूँ। इस सवाल में सर नई चीज क्या थी? इस सवाल में नई चीज ये थी कि भैया आपके पास दो कन्वर्जन ऑप्शन थे, एक के अंदर 100 के ऊपर 25 मिलने थे, दूसरे के ऊपर 20 मिलने थे। हमने कहा आईएएस कहता है जब इस किस्म का केस हो जाए कि एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन हो एक ही इंस्ट्रूमेंट के, उसको कंसीडर करना जिससे ईपीएस ज्यादा गिरे, जिससे ईपीएस मोस्ट डाइल्यूटिव हो। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर 100 के ऊपर 25 मिलेंगे तो न्यूमरेटर का इंपैक्ट तो दोनों केसेस में सेम है 63,000 का। डिनोमिनेटर में 25 वाले केस में सर क्या होगा, 25 वाले केस के अंदर नए शेयर्स 5 लाख इशू हो जाएंगे, 20 के केस में 4 लाख होंगे। तो जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसमें ज्यादा होगा तो ईपीएस ज्यादा गिरेगी। तो इसीलिए हमने सर क्या किया, हमने जो है 25 वालों को कंसीडर किया, 20 वालों को टाटा बाय बाय किया, कटाया, और हमने कहा सर ये हो गया 5 लाख शेयर से। लेकिन हमने कहा क्योंकि पूरा साल अवेलेबल नहीं थे तो हमने इनको लिया 9 महीने के लिए 375,10375,000। क्या हम क्लियर हैं? क्लियर होंगे तो लिखेंगे सीसी, कॉपी करने के साथ साथ लिखेंगे भैया सीसी। फिर मैं आपको इसकी एक अमीन मलिक की कहानी बताऊंगा, चले नाम अब मेरे मुंह से निकल गया, केपीएमजी के बहुत अच्छे पार्टनर हैं अमीन मलिक साहब, सही है, वन ऑफ मतलब जो है मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है। उनसे एक दफा मेरी किसी बात पे बहस हुई, क्या कहानी हुई फिर मैं आपको समझाऊंगा वो कहानी पूरी की पूरी। थ्री 3.95 हो जाएगा। चले सर आप लोग कॉपी भी करें और साथ साथ में अगर नमाज का ब्रेक लेना है तो नमाज का ब्रेक भी हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा अकदस सुधर जाए। सर उसकी कहानी हम सुनेंगे नमाज के ब्रेक के बाद भी, आप लोग ये कॉपी भी करेंगे, नमाज का ब्रेक भी लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगर सवाल में एक से ज्यादा कन्वर्टेबल ऑफ शेयर्स हुए तो हम क्या करेंगे। एक से ज्यादा मतलब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हुए या पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। चले सर हम आए सर और इस सवाल का हम लिख देंगे द लर्निंग आउटकम। इस सवाल का हम लिखेंगे लर्निंग आउटकम LO। लर्निंग आउटकम था if potential ordinary shares, लिखिए if potential ordinary shares are if potential ordinary shares are issued during the year, are issued during the year, then take their impact, then take their impact, then take their impact from the date of issue, from the date of issue till year end in both numerator, in both numerator and denominator, in both numerator and denominator। तो सर मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता दूं फिर आऊंगा। नहीं कभी कभी जो है ना, मैंने गलती से मेरे मुंह से नाम निकल गया था एक साहब का, बहुत अच्छे मेरे सीनियर दोस्त, उससे मैंने बस बहुत कुछ सीखा। और जो है सर कंपनी लॉ में उनको माशाल्लाह बड़ी ग्रेप हासिल है, वो केपीएमजी के एक पार्टनर है और वन ऑफ मैं कहूंगा कि जो मोस्ट पार्टनर होकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है वो है। लेकिन सर देखें आप और मैं, अगर एक चीज शायद मैं IFRS नहीं पढ़ा रहा होता तो शायद मैं भी ये भूल जाता। आप लोगों के भी ये लर्निंग है कि आप लोग सर जब इंडस्ट्री में भी जाए ना तो चीजों से
कोशिश किया करें कि कनेक्टेड रहें, शॉर्ट कोर्सेज आप करेंगे, आप जैसे अभी नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड चल रहा है, इस किस्म की चीजों में पार्टिसिपेट करें। मैं क्यों नहीं करता हूँ सर? क्योंकि मेरे पास थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट्स है, सही है, थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। मैं इस वक्त तकरीबन माशाल्लाह 4 पेपर पढ़ा रहा हूँ सीए के, सही है, 3 कैफ लेवल है, एक मैंने कहा कि सीए फाइनल। लेकिन मेरी आप लोग जरूर करें, इससे क्या होता है कि आप लोग चीजों से अपडेट रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी में मैं जॉब करता था, सही है, उस कंपनी का फाइनेंस देख रहा था पूरा तकरीबन। उस कंपनी का नाम था लोड्स लिमिटेड, सही है, सब्सिडरी कंपनी थी ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। हुआ ये कि उस कंपनी ने बोनस इशू किया। क्या इशू किया? बोनस। और मतलब उस कंपनी ने बोनस इशू किया। मैं आपको बताता हूँ उस कंपनी में हुआ क्या था। सपोज करें साल के शुरू में उस कंपनी के पास 20 मिलियन शेयर थे। उस कंपनी का साल शुरू होता था 1 जुलाई से, ठीक है जी। फिर हमने कहा साल के दौरान सपोज करें 1 अगस्त से उस कंपनी को, इस 2 मिलियन उस कंपनी ने, ये हमने कहा ओपनिंग थे, ये उस कंपनी ने साल के दौरान न्यू शेयर्स इशू किए फुल मार्केट प्राइस पे। और उस कंपनी ने बोनस इशू किया 1 अक्टूबर को, सही है, और वो बोनस इशू किया सपोज करो वो भी 5 मिलियन शेयर्स का, सही है। अब और सपोज करो बोनस जो फ्रैक्शन था, बोनस फ्रैक्शन था वो बना 27 डिवाइडेड बाय 22, मतलब जिसके पास टोटल 27 मिलियन शेयर हो गए बिफोर बोनस इशू, आफ्टर और बिफोर 22 थे, सही है सर। अब हुआ ये कि जब हम ईयर हमने इसकी ईपीएस कैलकुलेशन की भी अकाउंट्स बनाना था, मैंने अकाउंट्स बना के किया, मैंने ईपीएस में इसके ऊपर बोनस का इंपैक्ट डाला 27 डिवाइडेड बाय 22, पूरे 12 महीनों की ये थे, इसके ऊपर मैंने इंपैक्ट डाला 2702 इंटू जितने ये अगस्त से लेकर जून तक थे, मैंने 11 महीने का। अब सर मैंने अपनी कैलकुलेशन करके दे दी, ईपीएस हमने कहा कि सर हो गई कंप्यूट। वहां से भाई केपीएमजी के पार्टनर का जो है ना मुझे फोन आया, मुझे बोलता है यार तू टीचर है पढ़ाता है, तुझे पता नहीं ईपीएस कैसे कंप्यूट सही होती है। मैंने कहा यार अल्लाह खैर, पार्टनर जलील कर लेगा, तुझे पढ़ाने नहीं आता ये वो। मैंने कहा सर आपके हिसाब से क्या मसला क्या है? बोलते मैं तुझे बताता हूँ तूने क्या मसला किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तूने बोनस का बेनिफिट इन शेयर्स को 1 अगस्त से दिया है ना, ये तू बेनिफिट 1 अगस्त से नहीं दे रहा, इनको 1 जुलाई को देगा। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं आपकी बात। उन्होंने कहा कि ये शेयर भले 2 मिलियन नए शेयर आए 1 अगस्त को है, लेकिन आईएएस कहता है बोनस का बेनिफिट मिलेगा साल के शुरू से, साल के शुरू से। तो इन 2 मिलियन शेयर्स को तो 2 मिलियन इंटू 27 11/12 नहीं करेगा, तो उसके ऊपर जो बोनस शेयर्स का बेनिफिट है ना वो 12 महीने का देगा। तो कितने महीने का देगा? 12 महीने का देगा। और उन्होंने कहा तो 2 मिलियन शेयर्स इनटू, ये भले 2 मिलियन को तू 11 महीने के लिए ले, लेकिन इसके ऊपर जो बोनस मिलता है ना उसको तू यूं ले कि 2 मिलियन इनटू 27 डिवाइडेड बाय 20, इनके ऊपर जो बोनस मिल रहा है इस रेशियो में, सही है कि भाई जिसके पास पहले 22 शेयर थे उसको 5 न्यू शेयर्स दे मिलेंगे बोनस के तौर पे, सपोज करो, सही है। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जल्दी निकाल, कितने हैं? 2 मिलियन इनटू 5 अपॉन डिवाइडेड बाय 22, 0.45 मिलियन। इनका इंपैक्ट तू ले पूरे 12 महीने का, सही है। तो अब कर 2 मिलियन इंटू 11/12 पर कितना हो गया? जल्दी क्या? 1 उनके हिसाब से, उनके हिसाब से सुनना, उनके हिसाब से वेटेड एवरेज शेयर्स बन रहे थे इतने 1.83 प्लस 0.45 कितने हो गए? 2.283 एग्जांपल दे रहा हूं। जबकि मैंने क्या किया था भाई, मैंने कहा क्योंकि ये शेयर्स हमारे पास 11 महीने के लिए थे तो इनका बोनस का बेनिफिट भी, जैसे इस सवाल में हमने लिया ना 9 महीने का, मैंने कहा इनका बोनस का बेनिफिट भी कितने टाइम के लिए होगा भैया? 11 महीने का, सही है। मैंने यूं किया, इसको मल्टीप्लाई कर 2 मिलियन इंटू 11/12 इंटू 27 डिवाइड बाय 22 कितना है? 2.25
तो मेरे हिसाब से 2.25 की नंबर ऑफ शेयर आए थे इसके, उनके हिसाब से बन रहे थे 2.283। वो कह रहे थे शेयर जब भी इशू हो उनके ऊपर जो बोनस का बेनिफिट है वो तुम्हें साल के शुरू से क्या करना है, कंप्यूट करना है। मैंने कहा सर ऐसा कहाँ होता है? मैंने कहा सर मैंने ना कभी ऐसा पढ़ाया है और ना कभी ऐसा पढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही होगा। फिर अब वो माने नहीं, उन्होंने शिकायत कर दी। मेरे चीफ सीएफओ साहब उस दिन छुट्टियों पे थे, मैं उनको रिपोर्ट करता, उन्होंने सीईओ को शिकायत कर दी कि आपका लड़का मुझसे बहस कर रहा है, कल का लड़का मुझसे बहस कर रहा है। सीईओ साहब ने मुझे बुलाया, वो शेयर ज्यादा थे, उसका इम्पैक्ट ज्यादा था। ईपीएस हमारे हिसाब से अगर सर नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर में कम होंगे तो बेसिक ईपीएस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी ना। तो हमारे हिसाब से शेयर ज्यादा बन रहे थे, मतलब जो है ज्यादा हो रही थी बेसिक ईपीएस उनके हिसाब से, क्योंकि वो बोनस का इम्पैक्ट पूरे 12 महीने का ले रहे थे, कम थी। फिर मैंने उनको समझाया सर ऐसा नहीं है, जो पार्टनर साहब है वो गलत कह रहे हैं। फिर मैंने पार्टनर साहब को लंबी लंबी ईमेलें लिखी, सर ये देखें आईकेप का सोल्यूशन, सर ये देखें एसीसीए का सोल्यूशन, उसने बोनस का इम्पैक्ट तब से लिया है जब से शेयर इशू हुए हैं। सर बहुत मुश्किल हुआ उनको समझाना, लेकिन सर फिर अल्टीमेटली मैंने उनकी टीम से बात की। मैंने कहा तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि यार ये मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? उन्होंने कहा यार यकीन माने आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है कि उसका इम्पैक्ट ऐसे ही आना चाहिए जब से शेयर इशू हुए, लेकिन अब हमारे पार्टनर नहीं मान रहे तो हम तो पार्टनर के साथ जाएंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर हमारे जो है आगे फर्म के मामला देखेगा, आप थोड़ी देखेंगे। तो उनकी टीम पीठ पीछे मेरे साथ, फ्रंट पे पार्टनर के साथ आपको भी आर्टिकलशिप में यही करना है। पार्टनर इज ऑलवेज राइट। आपको लगेगा मसला बहुत बड़ा है, रिपोर्ट क्वालिफाई करो, पार्टनर बोलेगा बड़ा साइड में क्लीन रिपोर्ट, सही सर। तो ये चीज होगी तो पार्टनर के हिसाब से। फिर अल्टीमेटली उनको मैंने बड़ी मुश्किल से जब सॉल्यूशंस भेजे ना आईकेएफ के, एसीसीए के, इसके उसके, वो माने। फिर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, फिर उन्होंने एडमिट भी किया कि यार मसला ये होता है कि हमें पढ़े हुए टाइम हो गया और हम इतना अपडेट हर चीज से नहीं रह पाते, तो भैया ये मसला हो जाता है। तो सर वहां से मेरी दोस्ती हुई। तो अगर आपके स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो ना तो आप किसी से भी पंगा ले सकते हैं और आपकी वर्थ भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड स्ट्रांग ना हो तो सर याद रखें, और हम पाकिस्तानियों की अच्छी बात यह है, मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ FAR 2 के जमाने से, स्टैंडर्ड्स पे जो तुम्हारी इंशाल्लाह ग्रिप होगी ना वो दुनिया में किसी की नहीं होगी। तो पाकिस्तानी बच्चा जब जाता है दुनिया भर के फोरम पे तो वो इसी वजह से जो फ्लोरिश करता है कि उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत तेज होते हैं, क्योंकि आईके पूछता है ऐसे। सर बाकी जगहों पे ना कंसोलिडेशन आपने कर लिया बच्चे ने तो उसका पेपर निकल जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंसोलिडेशन 25 नंबर तक का आता है FFR में भी मैक्सिमम, बाकी चीजें भी सर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सर ये एक प्रैक्टिकल केस था। अब आगे आएंगे सर, अब हम आगे आएंगे और हमने कहा कि सर अब तक हम चीजों को आइसोलेशन में देख रहे थे। सवाल में सिर्फ एक कन्वर्टेबल लोन था, सवाल में सिर्फ एक जो है हमारे पास लोन था, उसका एक हमारे पास कन्वर्टेबल लोन था, सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेफरेंस शेयर से रिडीमेबल। अब सर अगर सवाल में ऐसा हो जाए, अब सुनना है प्रैक्टिकल मसला पहले तुम्हारे दिमाग में डालूंगा फिर उसके हल की तरफ आएंगे। सवाल में ऐसा हो जाए जैसे यहाँ पे एक कन्वर्टेबल लोन था ना, कंपनी ने 3 बैंकों से कन्वर्टेबल लोन लिया हुआ है, 3 बैंकों से कन्वर्टेबल लोन लिया हुआ है। अब मसला ये है बेसिक ईपीएस के बाद डाइल्यूटेड की वर्किंग में पहले कौन सा इंपैक्ट लूं, फिर कौन सा लूं, फिर कौन सा लूं। सर ये एक मसला था भाई, यहां तो एक ही था ना, तो मैंने उसका इंपैक्ट लेके चेक कर लिया कि भाई ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से कम आ रही है, ऐसा ही है ना। लेकिन सर अब अगर मेरे पास 3 लोन होंगे तो मैं क्या करूंगा, लोन ए, लोन बी, लोन सी, पहले कौन सी वर्किंग करूंगा? पहले लोन ए की ये वर्किंग करके ईपीएस निकालूंगा, फिर लोन बी की, फिर लोन सी की, या कोई रैंकिंग होनी चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, या तीनों का इम्पैक्ट एक साथ ले लूंगा। तो यहां पर आईएएस हमारी मदद को आया। आईएएस ने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास सवाल में, मतलब आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो। तो जब एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो उस केस में पहले कौन सा इंपैक्ट आपने लेना है डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में, आईएएस ने कहा मैं बताऊंगा। सर मैं बताऊंगा तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उस सवाल की बेसिक ईपीएस निकालेंगे, उस सवाल की फिर हम जो है
डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, फिर हम उसके स्टेप्स लिखेंगे ताकि पेपर में आपको याद रहे किस चीज को कैसे करना है। तो सबसे पहले सवाल समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चले सर, तीनों का एक साथ नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तीनों का एक साथ भाई नहीं ले सकते इम्पैक्ट, है ना सर। तुमने आज तक कभी जिंदगी में देखा है कि एक आदमी की 3 बीवियां और तीनों एक ही घर में रहती हूँ? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। और जिस आदमी ने ऐसा किया हुआ है उसको कंपनी का सीईओ बना दिया जाए। जब वो ये मैनेजमेंट कर सकता है भाई कि 3 बेगमात को यूं रख सकता है एक ही घर में, तो भाई वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सही है, एक हमारे मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी के जो एचआर हेड थे ना, उनकी 2 बीवियां थी और खुसूसियत ये थी कि दोनों एक ही घर में रहती थी। तो वो वैसे कोई काम वाम इतना नहीं करते। लोग कहते थे कि यार इस आदमी को क्यों एचआर मैनेजर बनाए। मैंने कहा भाई इसी की तो पीपल मैनेजमेंट है। जब 2 खवातीन को ये एक घर में जिनकी आपस में कॉम्पिटिटिव पोजीशन रख के मैनेज कर सकता है, तो एक कंपनी में हम जैसे टिच्चू एम्प्लॉयज को क्यों मैनेज नहीं कर सकता। तो चले सर, हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 34, डाइल्यूटेड ईपीएस ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन ऑन 1 जनवरी 2005 entity A had in issue 20 million ordinary shares and the following convertible loans. Rupees 11 million of 6.5% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2007. The conversion terms are 1 ordinary share for each ₹2 nominal मतलब face value of loan stock. The सही है, 1 January carrying amount of the liability is 10 million मतलब liability component कितना था सर इसका 10 मिलियन 11 में से, और अफेक्टिव रेट था 9%। सबसे पहले उसके पास 6.5% वाला लोन था। फिर हम आगे हमने कहा ₹9 million 6.75% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2008. The conversion terms are 1 ordinary share for each ₹2 nominal value of loan stock. The 1 January carrying amount of the liability is ₹8 million and the effective rate of interest कितना था 8%। पहला 6.5% का था, दूसरा 6.75 का था। तीसरे पे आते हैं, ₹12.6 million of 9% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2009. Conversion terms are 1 ordinary share for each ₹6 nominal value of loan stock. The 1 January carrying amount of the liability is ₹12 million and effective rate कितना था 12%. Entity reported profit attributable to the ordinary equity holders कितना था भैया? हमने कहा सर ये था 4 मिलियन। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, और सर आगे बढ़ के हम क्या करेंगे? आगे बढ़ के सर जो चीज अब हम करने वाले हैं, हमने कहा आए सर उसकी तरफ आते हैं। सबकी तवज्जो बोर्ड पे चाहूंगा मेरा बच्चा, सब ही की तवज्जो किस तरफ होगी? हमने कहा सर सब ही की तवज्जो होगी बोर्ड पे। और अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते हुए सर हम क्या करेंगे? आए सर देखते हैं हम क्या करेंगे। जब तक मैं ना कहूं भैया आप किसी को कॉपी नहीं करना है। सर सबसे पहला काम, चाहे सवाल कोई भी हो, आपने क्या करना है? आपने बेसिक ईपीएस निकालना है, क्योंकि पेपर में आपको पास कौन कराएगा? इसके सवाल में सर 30% तक मार्क्स इसके होंगे। अगर सवाल में दोनों पूछेंगे तो 30% मार्क्स बेसिक ईपीएस के होते हैं। आपने बेसिक ईपीएस के अगर 30% मार्क्स ले लिए तो बाकी 70 में से आपको 20% लेने हैं। सर याद रखें, एफएफआर का पेपर पास होना मेरे हिसाब से सीफेप के अंदर टैक्स के बाद सबसे आसान है। मतलब सीफेप जो आपका 5 है टैक्स का पर्चा,
वो आपने कहा मेरे ख्याल में सबसे आसान है सीफेप के अंदर, बाकी एफएफआर का पेपर है सर दूसरे नंबर पे। क्यों सर? पासिंग मार्क्स निकालने सीख जाओ। कभी तुमने इंटरव्यूज देखे हो ना बड़े बड़े क्रिकेटर्स के, जब वो वर्ल्ड कप में होते हैं ना, उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, उन्होंने कहा मैच बाय मैच चलते हैं। तुम्हें भी सवाल बाई सवाल चलना होता है पेपर में, हर सवाल में से 50% मार्क्स ले लो, पास हो जाओगे। किसी में तुम 60 भी लोगे, किसी में 40 भी लोगे, बट तुम्हारा दिमाग है कि 50% उठाने, 100% पे तुझे नहीं जाना अनटिल एंड अनलेस तुझे गोल्ड मेडल चाहिए भाई। चले सर, बेसिक ईपीएस का आता हूं इस सवाल में। सर बेसिक ईपीएस कितनी थी? हमने कहा सर हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 मिलियन शेयर थे और 4 मिलियन जो है हमारे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल था। तो हमने कहा सर 20 मिलियन शेयर और 4 मिलियन अगर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल हो तो हमने कहा 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, ईपीएस आ गई 0.2। ऐसा ही है सर, 0.2 की आ गई ईपीएस। अब सुनना, अब आएंगे सर असल मजा अब है, असल मजा अब है। और हमने कहा कि सर अब हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग तो हमें करनी है, लेकिन सर डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग के साथ साथ हम एक और वर्किंग भी करेंगे। सर ये जगह मैं छोड़ रहा हूं डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग के लिए, सही है सर। और ये इधर हम करेंगे टेस्ट फॉर रैंकिंग ऑफ डाइल्यूशन। अब सुनना सर, पहले इसको समझेंगे फिर इसको डॉक्यूमेंट करेंगे स्टेप वाइज, तो इंशाल्लाह चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। टेस्ट फॉर रैंकिंग ऑफ डाइल्यूशन की तरफ हम आए। लोन इम्पैक्ट ऑन न्यूमरेटर, impact on denominator, EPS रैंकिंग। अब सर जो अगला काम हम कर रहे हैं ना, ये बड़े गौर से सबने सुनना है भाई, बहुत गौर से। सर आईएएस हमें कहता है कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो ना, उनको आप आइसोलेशन में उनकी ईपीएस निकाल दो। क्या मतलब? आप सिर्फ ये चेक करो कि अगर वो पर्टिकुलर जो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, मतलब जो कन्वर्टेबल लोन है, अगर वो कन्वर्ट होता है तो उसकी वजह से उसकी ईपीएस कितनी निकलेगी। उसकी जो ईपीएस निकलेगी उसकी मदद से आप डिसाइड करोगे, उसकी मदद से आप डिसाइड करोगे कि किसको आपने पहले लेना है। क्या मतलब? आए सर, अब आएंगे हम सवाल में, सबकी तवज्जो चाहूंगा मेरा बच्चा। सर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 6.5% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। हर 2 रुपए के लोन स्टॉक के ऊपर आपको एक शेयर मिलेगा और इसका लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है? 10 मिलियन। यहाँ पे टैक्स कुछ भी नहीं है और इफेक्टिव रेट कितना है? 9%। कितना है सर? सबकी तवज्जो इधर, इस पॉइंट को मैं चाहूंगा आप सब पढ़ें। पहले हमने कहा 6.5% वाला आएगा, 6.5% वाला। चले सर अब सबकी तवज्जो, पहला पॉइंट आपने पढ़ दिया। हमने कहा अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमारा आज कन्वर्ट हो जाए, वैसे ये 2007 में इसके ऑप्शन होगा कि कन्वर्ट हो सकता है, बट हम अज्यूम ये करते हैं अगर आज कन्वर्ट हो जाए तो हमने कहा इसका न्यूमरेटर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। इसका न्यूमरेटर के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा वो ये होगा कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, लायबिलिटी कंपोनेंट कितना है, 10 मिलियन का है, मानते हो? इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। इफेक्टिव रेट कितना है? 9%। तो अगर ये आज कन्वर्ट होता है, टैक्स इस सवाल में नहीं है, तो कितना इंपैक्ट आ गया? 0.9 मिलियन। इसकी वजह से न्यूमरेटर
को बेनिफिट मिलेगा 0.9 मिलियन का। जो 0.9 मिलियन का हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया था वो अब हमें चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसका सर डिनोमिनेटर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, सुनिएगा। हमने कहा सर डिनोमिनेटर हमारे पास कितने से बढ़ेगा, इसने कहा भाई 11 मिलियन का वो उसकी वैल्यू थी, और हर 2 रुपए के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, हर 2 रुपए के ऊपर 1 शेयर इशू करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे 5 अब अगर आप इसकी ईपीएस निकालें, इसको अगर आप कहें ए और इसको कहें बी, तो आप इसकी ईपीएस निकालें ए डिवाइडेड बाई बी, कितना हो गया 0.9 डिवाइडेड बाई 0.164। सर इसकी आइसोलेशन में ईपीएस कितनी आई है 0.16। अगर ये आज कन्वर्ट होता है तो हमने कहा ये 0.164 तक का इंपैक्ट डाल सकता है ईपीएस पे। इसकी आइसोलेशन की ईपीएस बात करें तो 0.164 है। चले सर, अभी कॉपी नहीं है, अभी हमने रैंकिंग डिसाइड नहीं की, रैंकिंग हम तब डिसाइड करेंगे जब हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। चले सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर दूसरा 9 मिलियन वाला है, 6.75% लोन स्टॉक है, किसी भी टाइम कन्वर्ट हो सकता है 1 जनवरी 2008 से। कन्वर्जन टर्म्स क्या है, एक ऑर्डिनरी शेयर मिलेगा, यहां पर भी 2 नॉमिनल वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक के ऊपर, और 1 जनवरी को कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी एलिमेंट इज 8 मिलियन, और इफेक्टिव रेट कितना था 8%। कितना था भैया 8%। चलिए सर अब सुनिएगा, ये भी सब सुनिएगा। ये लोन था 6.75%, सही है। फिर हमने कहा इसका अगर इंपैक्ट 8 मिलियन इंटू 8%, ये अगर आज कन्वर्ट होता है तो कितना सूद बचेगा, कितना इंटरेस्ट बचेगा, जल्दी बताओ। 0.64। और सर ये है कितने 9 मिलियन का, 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 है ना सर। लोन का अमाउंट कितना है 9 मिलियन ना, डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 4.5 मिलियन। तो 0.64 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना आ गया है, इसकी ईपीएस कितनी आई 0.142। अब सुनना थर्ड पे आते हैं। अभी हमने रैंकिंग नहीं की, हमने कहा हम सर थर्ड वाले के ऊपर आ रहे हैं मेरा बच्चा, हम आ रहे हैं थर्ड वाले पे। हमने कहा सर ये कह रहा है ₹12.6 मिलियन ऑफ 9% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, कन्वर्टेबल एट एनी टाइम फ्रॉम 1 जनवरी 2009। The conversion terms are 1 ordinary share of each for each ₹6 nominal value of loan stock। 1 जनवरी को लाइबिलिटी एलिमेंट कितना था 12 मिलियन का, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%। अब सुनना, सबकी तवज्जो बोर्ड पे, कितने परसेंट वाला लोन है भैया 9% वाला नॉर्मल। इसके ऊपर इफेक्टिव रेट IFRS 9 से आपने जो FR2 में पढ़े उसे आपको याद होगा, कूपन रेट अलग होता है, इफेक्टिव रेट अलग होता है, सही है सर। नहीं भी पढ़ा तो हम IFRS 9 पढ़ेंगे। इसका सिर्फ हमने कहा सर 12 मिलियन लायबिलिटी एलिमेंट था, 12% था, ये कितना आ गया 1.44। सूदी इंपैक्ट इसका आ गया, इंटरेस्ट बचेगा 1.44। और हमने कहा सर ये लोन था 12 मिलियन और हर 12.6, और अब 12.6 का लोन था और हर 6 रुपए के ऊपर 1 शेयर मिलेगा, है ना सर। तो कितना हो गया जल्दी निकाल 2.1। इसका इंपैक्ट कितना आया 0.686। इसको 69 कर देते, सही है सर। तो हमने कहा अब सर ये हमने तीनों जो कन्वर्टेबल ऑप्शंस थे हमारे पास, सर हमने इन तीनों को तीनों की आइसोलेशन में क्या कर दी, ईपीएस निकाल ली। अब सुनना, स्टेप्स पे आ रहा हूं। अगर मोर देन 1 पोटेंशियल शेयर्स होंगे आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स, वर्किंग करोगे टेस्टिंग फॉर रैंकिंग ऑफ डाइल्यूशन के लिए,
तीनों की आइसोलेशन में ईपीएस निकालोगे कि सिर्फ उसका न्यूमरेटर का इंपैक्ट लो, उसका डिनोमिनेटर का इंपैक्ट लो और देखो कितनी ईपीएस आ रही है, स्टेप 1। फिर आप उसकी स्टेप 2 में करोगे रैंकिंग, जिसकी ईपीएस सबसे कम आ रही हो उसको रैंक 1 दो। रैंक 1 का मतलब क्या है, पहले बेसिक ईपीएस की फिगर्स के साथ उसको एडजस्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि उसके बाद क्या ईपीएस कम हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। हाँ, अगर हो रही होगी तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे का इंपैक्ट लेंगे, फिर किसका लेंगे, तीसरे का। तो आए सर, अब हमको जब इनको रैंकिंग करनी है, मतलब पहले बेसिक ईपीएस की कंप्यूटेशन के साथ किसको हम जो एडजस्ट करें, तो हमने कहा इनको रैंकिंग करेंगे इन फिगर्स की बेसिस पे, और इनमें जिसकी ईपीएस सबसे कम होगी वो पहले नंबर पे आएगा। तो हमने कहा नंबर 1 हो गया 6.75। पहले हम बेसिक ईपीएस की वर्किंग में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइल्यूटेड निकालने के लिए। फिर हमने कहा 6.5 वाला, इसके बाद इसकी ईपीएस है, और सबसे एंड में सबसे ज्यादा ईपीएस किसके ऑप्शन की आ रही है, तीसरे की आ रही है। अभी भी कॉपी नहीं करना सर, सबसे पहले हमने टेस्टिंग ऑफ डाइल्यूशन वाली वर्किंग की, अब हम आएंगे इनकी ईपीएस निकालने पे। आए सर, अब ये वर्किंग में कर रहा हूं डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए। सबकी तवज्जो बोर्ड पे। हमने कहा एडजस्टेड प्रॉफिट, अब सुनना, वेटेड एवरेज शेयर्स। अब हमने कहा ज्यादातर सवालों में हमारा ये फॉर्मेट होगा, सही है, डाइल्यूटेड में प्रॉफिट एडजस्टेड और वेटेड एवरेज शेयर्स। फिर हम निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ हम आएंगे। सुनिएगा, सबकी आप सबकी तवज्जो चाहिए भैया। हमने कहा बेसिक के हिसाब से प्रॉफिट कितना था, 4 मिलियन, ठीक है सर। वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे, 20, और बेसिक ईपीएस आपको पता है कितनी थी, 0.2। अब आते हैं सर, जब हमने 6.75% वाले लोन का इंपैक्ट डाला तो हमारे पास, सुनना, प्रॉफिट में कितना अमाउंट ऐड होगा, 0.64 मिलियन। तो 0.64 मिलियन का मतलब है अफेक्टिवली 6,40,000, ऐसा ही है सर, 6,40,000। और सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऐड हो जाएंगे, 4.5 मिलियन। तो अब हमारे पास 6.5 का इंपैक्ट डालने के बाद ये हो गए 4640,000 डिवाइडेड बाय 24.5 मिलियन। ये अगर ए है तो ये बी है, और ईपीएस आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय बी। जरा मुझे बताओ कितनी आ रही है, 4640 डिवाइडेड बाय 24.5 मिलियन, कितनी ईपीएस है, 0.189। सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर, 0.189 ये हमने का इंपैक्ट आया इसको डालने के बाद। बेसिक ईपीएस कितनी थी, 0.2। इसके इंपैक्ट के बाद ईपीएस गिरी, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अभी ये डाइल्यूटेड ही है सर। फिर मैं और आगे आया, अब मैं डालूंगा 6.5% का इंपैक्ट, सही है जी। अब सुनना सर, 6.5% के इंपैक्ट की वजह से न्यूमरेटर में प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, कितने की इंटरेस्ट सेविंग होगी, 9 लाख की, ऐसा ही है। और शेयर्स कितने से बढ़ेंगे, 5.5 मिलियन, ऐसा ही है सर। तो अब जरा टोटल करो भैया, ये हमने कहा 5540,000 ये हो गया 5540,000 और ये हो जाएंगे 30 मिलियन, है ना सर जी। तो आप डिवाइड करो 5540,000 और डिवाइड 30 मिलियन, कितना हो, 0.184 सर। 0.189 हुई थी, इसके बाद ईपीएस और गिरी, 0.184 मिलियन हो गई, ठीक है सर। अब आएंगे हम, तो किसका इंपैक्ट लेंगे, थर्ड का इंपैक्ट लेंगे। थर्ड का इंपैक्ट लिया और हमने कहा 9% वाले का इंपैक्ट लेते हैं। 9% वाले का जब इंपैक्ट ले रहे हैं तो हमने कहा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा,
1.44 मिलियन से, है ना सर? और शेयर्स कितने से बढ़ेंगे? 2.1 मिलियन से, ऐसा ही है सर? तो अब जरा 5.54 मिलियन प्लस 1.44 करो, कितना हुआ? 6980 मिलियन और 332.1 मिलियन। अब ईपीएस निकालो, कितनी आई? 0.217। सर यहां पर हमारे कानों में एक आवाज आनी चाहिए, गोलमाल है भाई सब, कुछ तो गड़बड़ है। सर जब हमने इसको ऐड किया, किसको ऐड किया सर? जब हमने थर्ड वालों को ऐड किया तो हमने कहा थर्ड वाले के बाद सर एक मसला हुआ। क्या मसला हुआ? कि जो हमारी ईपीएस गिर रही थी वो ऊपर आ गई ना सर। आप देखें ना, दूसरे का इंपैक्ट जब तक आपने लिया आपकी ईपीएस बेसिक से कम हो रही थी, जैसे ही आपने इसको डाला आपकी ईपीएस ने बेसिक को भी क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है सर ये जो 9% वाला इंपैक्ट है ये क्या है? ये एंटी डाइल्यूटिव है। हम जो अकाउंट्स में ईपीएस शो करेंगे डाइल्यूटिव, वो यहां पर शो करेंगे। हमारा आंसर ये है अकाउंट्स में जो बेसिक ईपीएस आएगी वो बेसिक ईपीएस आएगी 0.2 और जो डाइल्यूटेड ईपीएस आएगी वो आएगी 0.184। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, मैं इस पूरे सवाल को एक दफा रिकैप करवाऊंगा फिर कॉपी करना। सर ये प्रैक्टिकल मसले की तरफ अब हम आ गए। एक से ज्यादा आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्या करें? इसने कहा कोई मसला नहीं है, स्टेप 1 बेसिक ईपीएस निकाल दो, आपने निकाल ली। फिर इसने कहा स्टेप 2 में एक वर्किंग करोगे, टेस्टिंग फॉर रैंकिंग ऑफ डाइल्यूशन। देखो इनमें से सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव कौन है, सबसे ज्यादा ईपीएस को कम करने वाला कौन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे पास डाइल्यूटिव वो होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी, उन सब की आइसोलेशन में ईपीएस निकालते हैं और हम देखते हैं इनमें से सबसे कम ईपीएस किसकी आ रही है। जिसकी सबसे कम ईपीएस आ रही होती है उसको हम नंबर 1 देते हैं। नंबर 1 का मतलब है कि बेसिक के बाद सबसे पहले उसको हम एडजस्ट करेंगे, सही है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए। फिर नंबर 2 और नंबर 3 हमने यही किया। सबसे पहले 6.75% का जो इंपैक्ट आया वो मोस्ट डाइल्यूटिव था, 1.142 उसकी सिर्फ ईपीएस आ रही थी, सबसे कम आ रही थी। डाइल्यूटेड का मकसद तुम्हें पता है, शेयर होल्डर्स को फ्यूचर की पिक्चर गिरती हुई दिखाना। उसके बाद आंसर आया 0.189। फिर हमने दूसरे नंबर वाले का इंपैक्ट लिया, 6.5% वाले का, आंसर आया 0.184। हमने कहा ईपीएस 0.2 से 0.189 हुई पहले के बाद, दूसरे के बाद 0.184 हुई, गिरी। फिर हमें कहा किया तीसरे का इंपैक्ट लिया तो ईपीएस बढ़ गई। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये एंटी डाइल्यूटिव है भाई, ईपीएस बढ़ा रहा है, शेयर होल्डर को बस यहीं तक पिक्चर दिखाओ। आइए इसने कहा कॉपी करें, फिर इसके स्टेप्स लिखते हैं। जब तक अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। कॉपी करें ये। अब्दुल गफ्फार का सवाल है, सर अगर दूसरे पे 0.189 के बजाय यहीं पे 0.195 हो जाता दूसरे पे, तो हम यहीं पे रोक देते, हम पहले पे ही रोक देते। हम कहते हैं भाई पहला ही देखो ईपीएस गिरती जानी चाहिए, अगर ईपीएस कहीं भी बढ़ना शुरू हो गई ना तो हमने कहा हम रोक देंगे। सर ये 0.217 जो है ना, ये हमें इसको 0.2 से कंपेयर नहीं करना, हमें इसको कंपेयर करना है 0.184 से। इससे कम होनी चाहिए ईपीएस। अगर इससे भी बढ़ जाती, बेशक यहां पर अगर ये 0.19 हो जाती तो भी हम 0.184 ही लिखते। सही है सर? तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस में कैसी पिक्चर दिखानी है? गिरती हुई। शेयर होल्डर को गलती से भी अच्छी पिक्चर नहीं दिखानी। क्यों सर? सर ये ऐसा ही, जैसे टीचर आपको कभी भी ये नहीं कहेगा
कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू पढ़ ही नहीं और पास हो जा। सही है सर, पास हो जाएगा, नहीं भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो सर शेयर होल्डर को हम यही बात कहेंगे हमेशा कि देख भाई फ्यूचर में जब शेयर्स कन्वर्ट होंगे तो पिक्चर तो बड़ी होगी, उसकी उम्मीदें नहीं जगाएंगे। सर स्टूडेंट ने अच्छा रीचे कॉपी करने सवाल में इसको पॉइंट अब्दुल गफ्फार का जो पॉइंट था वो रिपीट करता हूं। सर रैंकिंग हमें एंड में करनी है सबसे। नौ लाख सर ये हम काफी हद तक तैयार हो चुके हैं, काफी हद तक तैयार हो चुके हैं पास पेपर्स पे आने के लिए। अब बस एक दो ऑप्शंस वार्डन्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहता है। और सर जो दूसरी चीज रहती है वो क्या है सर? सर जो दूसरी चीज रहती है वो है हमारे पास कुछ कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स वगैरह सर, ये चीजें रहती हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पोजीशन पे होंगे, हम मतलब शायद अगले हफ्ते हम पास पेपर इंशाल्लाह इसके निपटा रहे हो। सही है सर? सर याद रखिएगा ये जब भी अब पास पेपर में आएगा 18-20 नंबर का आएगा। इसके बगैर आप मतलब ये नहीं हो सकता कि इस टॉपिक को चॉइस पे छोड़ दें। ईपीएस जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और है, छोड़ के नहीं जाया जा सकता। छोड़ के तो फिर किसी भी टॉपिक को नहीं जाया जा सकता, बट ईपीएस खास तौर पे। और सर याद रखें ये आज से 1.5 साल पहले FAR 2 में होता था। सर इसको FAR 2 से निकाल दिया गया। इसका मतलब है जब वहां पर नहीं है, ये बेसिक ईपीएस जितनी भी हमने वर्किंग पढ़ी है ये सारी की सारी पहले FAR 2 में होती थी। सर इसका मतलब है कि अगर ये वहां पर नहीं है तो अब इसके यहां पर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अब तक आईकेप ने इसको फुल इग्नोर किया हुआ है, जैसे तुम्हें लोग कभी कभी जिंदगी में कर देते हैं। क्या मतलब सर? आईकेप ने इसको FAR 2 से भी निकाल दिया और FFR में भी पिछली 3 अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा। कर लिया मेरा बच्चा काफी।
चले मेरा बच्चा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहां तक कर लिया कॉपी सबने। कर लिया कॉपी? नहीं किया? अभी कर रहे हो? चलो करो। चलिए सर, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें। एक बच्चे का सवाल था भाई, लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा कि उसने, अब्दुल गफ्फार ने सवाल पूछा, उस सवाल ये पूछा कि सर अगर तो सर हम जो है यहाँ पर हमारे पास 0.195 की ईपीएस आ जाती तो हम क्या करते? हम मजीद जो है आगे वर्किंग नहीं करते? नहीं सर, हम मजीद आगे वर्किंग नहीं करते। हम कहते कि भाई 0.2 के बाद जो 0.189 सबसे कम ईपीएस है, क्योंकि मजीद अगर यहाँ पर 0.195 आ गई तो इसका मतलब है कि सर सबसे कम हमारे पास 0.189 की ईपीएस है, तो इससे कम आ नहीं सकती, तो शेयर होल्डर को सबसे बुरी पिक्चर दिखानी है तो हम वर्किंग यहीं पे रोक देते 0.189 पे। ठीक है सर, तो ये बेसिकली सर अब हर सवाल में ऐसा होगा कि एग्जामिनर यूजुअली आपको हार्डली कुछ ही सवाल होंगे पास पेपर में जिसमें आपने उसने आपको 1 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स दिए, वरना यूजुअली वो आपको 1 से ज्यादा ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स देगा। सर जब वो 1 से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स देगा तो सर उस केस में हमें क्या करना होगा? सर तब हमें कुछ करना होगा, उसको हम लिख लेते हैं स्टेप्स की सूरत में। ये मिटा रहा हूं बच्चा, स्टेप्स की सूरत में लिख ले ताकि आपको जिंदगी में आसानी हो। क्योंकि सर यूजुअली सवालों में यही होगा। तो एक हेडिंग अपने पास डाल लें रजिस्टर में क्वेश्चन की सूरत में, हाउ टू अप्रोच a question when more than one potential ordinary shares. Step 1, compute basic EPS. Step 2, test for ranking of dilution. That is, क्या करना है इस स्टेप में आपने काम? कंप्यूट EPS इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब सिर्फ उसको अलग करके उसका न्यूमरेटर का इंपैक्ट और डिनोमिनेटर का इंपैक्ट ऑफ ईच पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, rank in order of most dilution, that is rank 1। मजीद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चा, that is rank 1
ये यहां से कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज रैंक 1 option with least EPS and so on. Step 3, adjust impact of each potential ordinary shares on the basis of ranking. Step 4, stop where EPS becomes anti-dilutive. चले मेरा बच्चा, 4 स्टेप हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन वेयर मोर देन वन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर. स्टेप 1, कंप्यूट बेसिक EPS. स्टेप 2, टेस्ट फॉर रैंकिंग ऑफ डाइल्यूशन, that is compute EPS in isolation of each potential ordinary share. Step 3, rank in order of most dilutive option, that is rank 1 option with least EPS and so on. Step 3, adjust impact of each potential ordinary shares on the basis of ranking. सही है, इसके आगे लिख लो in diluted EPS working. तो सर स्टेप 4, stop where EPS becomes anti-dilutive. और सर कभी भी इस किस्म के जो लिखो ना स्टेप्स वगैरह, तो यहां पर रेफरेंस के तौर पे लिख लो हैंड आउट. क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? ये 34. हैंड आउट 34 का मतलब है हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 34. सर एक और पता है स्मार्ट काम क्या करो? देखो सर जिंदगी में सीए करना है तो स्मार्ट काम, और फाइनल में तो जब आप फर्म में होते हो तो स्मार्ट काम की गुंजाइश और भी बढ़ जाती है. सर क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा. सर आप रजिस्टर्स को अगर नंबरिंग नहीं करते, अभी से नंबर देना शुरू करो 1 2 3 4, और हर सवाल के साथ जो है लिखोगे कि भाई इस सवाल, जैसे हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 34 है ना, उसके आगे लिखोगे हैंडआउट के साथ कि भाई क्वेश्चन नंबर 34 इस पेज पर है. हैंडआउट केएनएस में अवेलेबल है, तुम लोग पिक कर सकते हो केएनएस से. क्वेश्चन का नंबर लिखोगे कि भाई ये क्वेश्चन का नंबर 34 रजिस्टर के पेज नंबर फॉर एग्जांपल 15 पे है, तो उससे आसानी ये होगी, तुम्हें एंड में रिवीजन में आसानी होगी. हर हैंडआउट देखो, एंड में रिवीजन में क्या करोगे, हैंडआउट तुम्हारे हाथ पे होगा. अब बीपीएस तो एंड में रिवाइज कर रहा है भाई, तो तू एक एक सवाल थोड़ी देखेगा. तो हैंडआउट पे आया, तूने हैंडआउट पे देखा भाई यार पेज नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर सपोज करो तुमने कहा 34 हमें देखना है, उसको तुमने देख लिया रजिस्टर के इस पेज नंबर पे, तो डायरेक्ट उस पे पहुंचेगा. ये एक एक 2 मिनट जो है ना आखिरी दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना सर, और पेपर में तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सही है बेटा, मैं इंशाल्लाह जो है जैसे ये तो चैप्टर वाइज हैंड आउट है, लेकिन बाकी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं 2 से 3 जो है ना चैप्टर के हैंड आउट एक साथ केएनएस में रख लूं, ताकि आपको 1.5 पौने 2 महीने में एक चक्कर लगाना पड़े. सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, कुछ बच्चे माशाल्लाह काफी बच्चे, आधी से ज्यादा जो है ना आवाम जितनी है भी शायद उससे ज्यादा आवाम जो है वो यूट्यूब से माशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स ले रही हैं. सही है, क्योंकि सर मसाइल हैं, 2-3 चीजें मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं. तो सर उनका सवाल है सर क्या आप यूट्यूब पे लेक्चर्स रेगुलरली डालते रहेंगे ऐसे ही? नहीं सर, यूट्यूब पे ईपीएस के तो इंशाल्लाह सारे डालूंगा, उसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे वो केएनएस के पोर्टल पे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे. ठीक है सर, एक चीज तो ये होगी. सर इसके अलावा कुछ बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी, वो रिक्वेस्ट ये थी कि सर
आजकल तकरीबन सभी की माशाल्लाह फर्म्स शुरू हो गए सर, फर्म्स होती हैं और जो है फर्म्स की वजह से सर होता यह है कि हमें क्लाइंट से आते आते थोड़ा लेट हो जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 7:15। तो सर उस केस के अंदर आप क्लास थोड़ी सी इसको टाइमिंग को चेंज करें और थर्सडे और फ्राइडे को 7 बजे तक क्लास शुरू करें। तो सर क्या ऐसा किया जाए 7 बजे क्लास शुरू करें, आप लोग बताएं, या ये टाइम सही है? बताएं भाई। सर ये भी सही है कि 7 बजे स्टार्ट हो तो 7:30 शाह का ब्रेक आ जाता है ना सर? सर 7 बजे चले हम तब कर ले जाएंगे अगले हफ्ते तक, शायद एक मतलब जब इशा 7:45-8 बजे हो जाएगी, फिर जब हम 7 बजे जाएंगे ना सर, तो फिर हमने कहा अगले हफ्ते तक हम 7 बजे तक चले जाएंगे, तो क्लास फिर 9:30 बजे तक होगी। तो ये सर 7 से फिर 9:30 हो जाएगी। फिर हमने कहा सर आहिस्ते आहिस्ते, और फिर हम जनवरी के बाद, जनवरी में आप लोगों का थोड़ा सीजन विजन भी होगा, बहुत सारे लोगों का पहला क्लाइंट भी होगा, सही है। उसके बाद फिर हम जो है ना जनवरी के बाद फरवरी के मिड से फिर सर हम जो है क्लास का ड्यूरेशन मजीद बढ़ाएंगे, सही है सर। हफ्ते वाले दिन हो सकता है कि और लंबी कर दूं कैफ की, जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी सर ये चीजें खत्म करेंगे। सर मेरा टारगेट है इंशाल्लाह, आपका जो बैच है इसमें दिसंबर 21 वाले और जून 22 वाले बच्चे हैं, इनको मेरा टारगेट है कि सितंबर तक इंशाल्लाह, अक्टूबर तक विद कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस और विद हर चीज इंशाल्लाह करवाएंगे, मतलब कोई भी चीज छोड़वाएंगे नहीं, FR2 के टॉपिक्स भी करवा देंगे, वो खत्म हो जाए। और ऑडिट का इम्पैक्ट भी सर हमें देखना है, ठीक है सर। चलिए सर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 6:30 ही ठीक है, तो सर यहां तक क्लियर हो तो हम आ जाए ऑप्शन के ऊपर, यहां तक क्लियर हो ऑप्शन पे आ जाए। चलिए सर यहां तक क्लियर, तो भाई लिख दो CC। चले सर अब रुकिए, आप सुनिएगा, इसमें जिंदगी में ऑप्शन होता है ना सर, तो हम उसको हमेशा क्या लेते हैं, हल्का लेते हैं, लेकिन EPS ने कहा हल्का नहीं लेना। सर ये जो ऑप्शंस होते हैं ये क्या चीज होते हैं, ये आप हमें समझाएं ना। ऑप्शन में आपको समझाता हूं ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन ये होता है कि जो कंपलसरी नहीं होता आपके ऊपर, लेकिन आपके पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि आप उसको चाहें तो एक्सरसाइज करें या ना करें। आए कभी जिंदगी में तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है, बनाया तो बहुत सारे लोगों ने होगा, लेकिन सर कभी आपके घर के कभी दरवाजा खटखटाया, आप गए और एक पिज्जा वाला एक कंपनी थी वो आई, उन्होंने कहा यार ये हमारे कूपन है और ये पूरा हमारा एक चार्ट है, इसके अंदर 20 कूपन है और वो आप हमसे खरीद लें, और इस कूपन के बदले में जो हमारा पिज्जा जिसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए है वो आपको मिलेगा 250 में। मार्केट वैल्यू 500 है, वो आपको मिलेगा 250 में। तो इस तरीके से कभी किसी पिज्जा आउटलेट आपके घर पे आई और आपको उल्लू बनाए और आपने खरीदा है, ऐसा कोई कूपन वगैरह खरीदा है जिंदगी में? तो नहीं खरीदा। आप में से किसी ने खरीदा है सर? सर एक आदमी कह रहा है बहुत दफा खरीदा है, बस जस्ट सर बहुत आदमी। सर ये क्या होता है, ये एक तरह से वो पिज्जा आउटलेट कहता है ये बाद में पिज्जा खरीदे ना खरीदे, हो सकता है उनका टेस्ट इतना खराब हो, वो आपको बोलते हैं अभी कम से कम 250 रुपए जो उससे मतलब जो उससे कूपन के पैसे हैं, मतलब एक आपको दे दिया उसने पूरी बुकलेट थी उसके अंदर 20 कूपन थे, आपने सही है सर खरीद लिया, सही है। और हमने कहा सर जरूरी नहीं है पिज्जा के साथ, तो बहुत सारी चीजों, मेरे साथ भी हुआ एक दफा, इटालियानो पिज्जा एक जो नया नया खुला था, उन्होंने जो है कूपन वगैरह ले लिया, हमने भी ले लिए 500-600 रुपए के, उसका पिज्जा सिर्फ एक दफा खाया फिर हमने, सही है सर। तो कंपनी भी एम्प्लॉइज को ऐसे बेवकूफ बनाती है, यूजुअली कंपनी भी एम्प्लॉइज को ऐसे, कंपनी कहती है एम्प्लॉय, ये IFRS 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सर EPS में इसका इम्पैक्ट है तो पढ़ना है। कंपनी कहती है एम्प्लॉय अगर तुम हमारे पास 3 साल तक काम करते रहो, अगर तुम हमारे पास 3 साल तक काम करते रहो, तो हमारा शेयर जो कि आज 25 का है और 3 साल बाद तो पता नहीं 50 का होगा, वो हम तुम्हें 15 रुपए में दे देंगे। वो हम तुम्हें क्या कर देंगे, 15 रुपए में दे देंगे। ये एम्प्लॉय को घेरने के लिए होता है कि एम्प्लॉय छोड़कर ना जाए। तो सर ये भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ये भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं कि आपने एम्प्लॉय को
शेयर ऑप्शन दिया हुआ है कि एम्प्लॉय 3 साल के बाद जो चीज मार्केट में 50 की चल रही होगी वो तुम कितने पे खरीद पाओगे? 15 रुपए की। कितने पे खरीद पाओगे? 15 रुपए की। तो सर अगर ये भी पोटेंशियल शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो सर इनके ऊपर भी डाइल्यूटेड ईपीएस का इंपैक्ट आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो सर इनके ऊपर क्या डाइल्यूटेड ईपीएस का इंपैक्ट होगा उसको इंशाल्लाह हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। कब सर? कल की क्लास में। क्योंकि सर ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये समझे आखिरी तरह के पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं हमारे पास। और हमने कहा कि जो है वो होगा। अब पीर मोहम्मद का सवाल है सर अगर मार्केट में 10 का हो गया शेयर 3 साल के बाद, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या होगा वो हम समझेंगे पीर मोहम्मद कल इंशाल्लाह। कि अगर मार्केट में 25 वाला शेयर 3 साल के बाद 10 का हो गया तो एम्प्लॉय 15 पे तो नहीं खरीदेगा, है ना सर? तो ये कल देखेंगे। लेकिन सर ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल पढ़ लिया, हमने कन्वर्टेबल लोन पढ़ लिया और हमने कहा कि सर तीसरी और आखिरी चीज अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्शंस होंगे, वारंट्स होंगे, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन अब तक जो हमने डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस शेयर होल्डर को फ्यूचर की खराब पिक्चर दिखाओ। कौन सी पिक्चर दिखाओ? फ्यूचर की खराब पिक्चर दिखाओ। तो उसके लिए हमने कहा खराब पिक्चर क्यों दिखाओ? क्योंकि बोला यार कुछ शेयर्स आपके पास अभी ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अभी आपके शेयर्स नहीं है, फ्यूचर में आपके शेयर्स बन जाएंगे। मतलब शेयर होल्डर को बता दो फ्यूचर में ये भी शेयर होल्डर होंगे, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो उस टाइम पर क्या ईपीएस की पोजीशन होगी। उसके केस कीजिए, इसने कहा कि 3 तरह के डाइल्यूटेड जो है हमारे पास जो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, लोन, और तीसरा उसने कहा ऑप्शंस, वारंट्स वगैरह। तो इसने कहा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल का न्यूमरेटर का इंपैक्ट होता है कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड आप बेसिक की वर्किंग में माइनस करते हो उसको आप माइनस नहीं करोगे, और डिनोमिनेटर इंपैक्ट होता है कि उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स में जो शेयर्स बनने वाले होंगे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल से, ऑर्डिनरी शेयर्स उनको ऐड कर दोगे। सर फिर दूसरे पे गए, हमने कहा कन्वर्टेबल लोन जो होता है यूजुअली इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इक्विटी और लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए आप लायबिलिटी कंपोनेंट को लेते हैं, उसको इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं क्योंकि बेसिक के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की सूरत में माइनस हो चुका होता है। उसका जो आप इंपैक्ट ऐड करते हैं उसको नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की सेविंग्स भी जो हो जाती है तो हम उसको नेट ऑफ टैक्स लेते हैं। और फिर हमने कहा सर जब हम उसको डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करते हैं तो वो हम एक्चुअल लोन के अमाउंट की तरफ के ऊपर रख के करते हैं, ना कि लायबिलिटी कंपोनेंट पे। फिर हमने जो है सर देखा कि अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे तो आपको क्या करना होता है, आपको जो है टेस्टिंग ऑफ जो है रैंकिंग, टेस्टिंग ऑफ जो है डाइल्यूशन करनी पड़ती है कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट डाइल्यूटिव है। उसके लिए आप क्या करते हैं, हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के आइसोलेशन में ईपीएस कंप्यूट करते हैं, जिसकी ईपीएस सबसे कम आती है उसको रैंक 1 देते हैं, फिर 2, फिर 3, उसी के हिसाब से उसको डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि सर अगर एक ही पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के 2 कन्वर्जन ऑप्शन हो एक सवाल में, तो आप क्या करते हैं, वहां पर भी जो आप उस ऑप्शन को लेते हैं जिसकी वजह से ईपीएस में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ जाए। आज की क्लास नहीं तक, कल मिलेंगे 6:30 पौने 7 तक इंशाल्लाह, और मजीद ऑप्शंस और वारंट्स की कहानी पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। चले सर, किसी का कोई सवाल नहीं है, चले हम भी जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।